अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, छठवें चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। अब हम अंतिम 7वें चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कब चुनाव आया और कब खत्म होने जा रहा है, वक्त का पता ही नहीं चला और उत्तर प्रदेश में चुनाव लगभग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो डीप ईस्ट यूपी का क्षेत्र है। तराई का कुछ हिस्सा है जो नेपाल से बॉर्डर से लेकर बलिया तक जाता है और उसके बाद 7वां चरण जो बलिया से लेकर वाराणसी तक जाएगा। चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में है और डीप ईस्ट यूपी के मुद्दे भी बिल्कुल अलग हैं, वहाँ के मसाइल अलग हैं, वहाँ के मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न अलग हैं और वहाँ इस बार बहुत बड़े बड़े कद के नेता भी चुनाव मैदान में हैं। तो ये छठवां और 7वां चरण ये तय कर देगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है। आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है, हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहनों भाइयों, छठवां और 7वां चरण अब हमारे बिल्कुल नज़दीक आ गया है और छठवें चरण का चुनाव प्रचार अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हो चुका है। ये क्षेत्र बलरामपुर से लेकर बलिया तक जाता है, यानी नेपाल बॉर्डर से लेकर बिहार बॉर्डर तक। मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, 12 कैबिनेट मिनिस्टर और दूसरे मंत्री चुनाव मैदान में। यह क्षेत्र बहुत ही फर्टाइल है पॉलिटिकली और इस क्षेत्र में मुद्दे दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले अलग हैं। तो क्या जातिवाद चलेगा, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चलेगा, या कोर इश्यूज महंगाई, बेरोजगारी, किसान, गरीबी, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, ये मुद्दा चलेगा, या इन सब के ऊपर उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में जातिवाद सब पर भारी पड़ेगा। क्या होगा इस क्षेत्र में, हम आज इस बारे में खुलकर चर्चा करेंगे क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है ये तय करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है। मैं डिबेट शुरू करूं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, मैं थोड़ी देर उनसे बात करूंगा, विषयों को समझूंगा, फिर परिचर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं SBSP के नेशनल प्रेसिडेंट और पूर्वी उत्तर प्रदेश का विपक्ष का चमकदार चेहरा ओम प्रकाश राजभर। बहुत स्वागत आपका राजभर जी। चुनाव प्रचार आपका कैसा चल रहा है? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, एक नंबर। कुछ थके हुए लग रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से तो नहीं थक गए हैं? नहीं, हम 6 सभा करके आ रहे हैं जी। हम जमनिया, देवरिया सदर, रामपुर कारखाना, सलेमपुर, मधुबन, घोसी सभा करके आए हैं अभी 1 घंटा पहले। तो आप बताइए कि ये छठवां और 7वां चरण का मतदाता क्या तय कर चुका है? बीजेपी की तरफ से क्लेम किया गया उनको बहुमत मिल गया है अभी से। भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर दिया है। अभी मैं जमानिया में था, 20,000 की भीड़ थी। मैंने मधुबन में देखा कम से कम वहीं 17-18 हज़ार की भीड़ थी। हमने घोसी में वही हाल था, सलेमपुर में वही हाल था, रामपुर कारखाना में वही हाल था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का ठेका लिए हुए हैं। ये पूर्ण बहुमत दिल्ली में भी बना रहे थे, 3 सीट पाए और बंगाल गए थे, वहाँ भी 2/3 जीत रहे थे, वो टेंशन लौट के आए। और उत्तर प्रदेश में भी जनता इनको महंगाई के सवाल पे, इनके योगी मोदी जी के ललका साँड़ से, बेरोजगारी से, इनके भ्रष्टाचार से और इनके हिटलर शाही रवैया से, और जो बेरोजगारी इन्होंने इतने चरम पे पैदा किया है। जो नौजवान रोजगार मांगने गया लखनऊ, उसको इन्होंने पुलिस के बल लाठी पिटवाया पुलिस से। तो अब तो वो लाठी में तेल लगा के बैठा कि आवा तो हम बताई ला। पर आप इस तरह की उकसाने वाली भाषा क्यों बोलते हैं राजभर जी? मैं कई बार देखता हूं कि आप उकसाने वाली भाषा बोलते हैं, ये क्यों? हम बोल रहे हैं? नहीं, हम बोल रहे हैं इन्होंने पिटवाया लखनऊ में, इन्होंने पुलिस से पिटवाया लखनऊ में जी। अब वो गाँव में जो है बैठे हुए लोग जो लात खा के आए हैं वो क्या करेंगे? वो आशीर्वाद देंगे इनको खोज रहे हैं गौवा सब। तो जा तो रहे हैं बीजेपी वाले गांव और भीड़ भी आ रही बता रहे हैं उनकी रैलियों में। वो तो देखिए, रैली में इनके भीड़ कहाँ से आ रही है? मध्य प्रदेश से। इनके यहाँ भीड़ आ रही है हरियाणा से। इनके यहाँ भीड़ आ रही है जो चुनाव जहाँ से हो गया वहाँ से लोग आकर के पूरे बनारस में, बनारस से लगाए जितने भी होटल हैं जी, सब बुक कर लिए हैं, या लाज तक बुक कर लिए हैं। वही लोग जा रहे हैं रैली में, वही भीड़ कर रहे हैं। इनकी रैली में कहाँ कोई जा रहा है? एक भी नाई, गोंड, लोहार, पाल, प्रजापति, हम आपको बता दें काम इनका
इन्होंने गोंड का पेट भर दिया है, खरवार का पेट भर दिया है, पासवान का पेट भर दिया है। सर्टिफिकेट नहीं बना रहे थे, वो खोज ही रहे हैं। और राजभर जी तो खोज ही रहे हैं भाजपा वालों को, इनका जो है विदाई करने के लिए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी के काफिले पर हमला हुआ, खैर वो उन्हें चोट तो नहीं आई, लेकिन अटैक हुआ उनके ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा है। आपने जो ये घटना किए हैं, अब इस घटना की जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि देश से, प्रदेश से और गुंडे चले गए बाहर, या तो जेल में या तो प्रदेश से बाहर। ये कहां से गुंडे आ गए? आपने देखा कि नॉमिनेशन के समय बनारस में योगी के गुंडे आकर के बनारस में हमको जो है जिस तरह का गाली गुप्ता, गोली मारना, धमकी देना, जान से मारने की बात किए। उसके बाद ये योगी जी खुद हमारी हत्या कराने के लिए तुले हुए थे, आज भी तुले हुए हैं। तो इनको ये बौखलाहट और हताशा और निराशा दिख रही है, ये हार स्वीकार कर लिए हैं। तो आपके हिसाब से गठबंधन का क्या पोजीशनिंग चल रही है 6वें और 7वें पेज में? क्योंकि यहाँ आपके कंधे पर उतना ही भार है जितना पश्चिम में जयंत चौधरी के कंधे पे था। कि बलिया में, मऊ में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, आपके गाजीपुर में इनका खाता नहीं खुलेगा। गोरखपुर में 9 सीटें हैं, वहाँ 7 सीट हम जीत रहे हैं खुद है। हम महाराजगंज की 5 जीत रहे हैं, कुशीनगर की 7 सीट जीत रहे हैं। हम आपके बस्ती की 5 सीट जीत रहे हैं, संत कबीर नगर की 3 सीट जीत रहे हैं, डुमरियागंज की 5 सीट जीत रहे हैं, सिद्धार्थ नगर की। ये कहाँ जीत रहे हैं? ये झूठा खाली चिल्ला रहे हैं कि वोट मिल रहा है। आपके हिसाब से तो फिर उनको कोई सीट ही नहीं मिलती दिख रही है, जबकि ग्राउंड पोजीशनिंग कुछ और आ रही है। आप अपने दावों पर क्या पुनर्विचार करेंगे? क्या है? नहीं विचार करेंगे। 100% बता रहा हूं भाजपा के लोगों को, ये जौन नीमक बांट के वही में बालू मिला के दे ले वो लेके लोग जोहत हुआ कि जैसे वर्धा के रगड़ल जाला वैसा इन्हों लोगों के रगड़ा के तैयार में हैं साहब। ये चना घूनल बांटत हुआ, चिल्लात हुआ सर। ये महंगाई 400 का गैस सिलेंडर 1000 कर दिए, 50 रुपया का सरसों का तेल बढ़ा के ये लोग ले गए 200 कर दिए, 55 रुपया का अरहर की दाल बढ़ा करके 125 कर दिए, 5 रुपया का प्लेटफार्म टिकट 50 रुपया कर दिए, और 50,000 की मोटरसाइकिल 90,000 बेच रहे हैं। ये कौने मुंह से वोट मांगने जाएंगे कहाँ? गांव में ये अच्छा, आप 6वें चरण की बात कर रहे थे, जो औरतें बिंदी लगाती हैं जी। 6वें चरण में आप बता रहे थे, देखिए बलिया से दया शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों चरण बलिया से दया शंकर चुनाव लड़ रहे हैं। बलिया से बीजेपी बहुत मजबूत रही है पहले। जमानत बचा लें, जमानत बचा लें, जमानत। बलिया में तो खुद बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा। बैरिया में सुरेंद्र सिंह खुद भाजपा की हवा निकाल रहे हैं, और पूरे बलिया में 1 सीट नहीं जीतेंगे। देखिएगा आपके टीवी स्क्रीन पर 10 मार्च को, कब नहीं जीतेंगे। मऊ नहीं जीतेंगे, आजमगढ़ नहीं जीतेंगे, अंबेडकर नगर नहीं जीतेंगे, गाजीपुर नहीं जीतेंगे। बनारस की 6 सीटें हम जीत रहे हैं आज के तारीख में। ये चाहे जितना चिल्ला लें भाजपा, गुजरात वाले थोड़ा वोट दे रही हैं, ये हरियाणा का थोड़ा वोट दे रही हैं, ये शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के लोग रैली में आ रहे हैं, वोट थोड़ा वोट देंगे। ये आपके एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, आपके बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, झांसी के लोग आए हुए हैं, इनकी रैली में जा रहे हैं, वोट देंगे? वोट तो गांव के लोग, यहाँ के लोग, इस विधानसभा के लोग देंगे ना। पर आप एक बात देखिए, आप गोरखपुर की, चलिए मैं बात करता हूं आपसे। 60 के दशक से लेकर अब तक मंदिर को वहां कोई हरा नहीं पाया, आप कैसे चुनौती दे रहे हैं? अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे मोदी जी गए थे कल बस्ती, उनकी जो मीटिंग थी, वहां के पत्रकार साथियों का, वहां के पुलिस का कहना है कि जितना मोदी जी के मीटिंग में नहीं भीड़ थी, उसका दुगुना जो अखिलेश जी के मीटिंग में भीड़ थी। अखिलेश जी के मीटिंग में लोग अपने से आ रहे हैं, और मोदी जी के मीटिंग में लोग, बसें आई हैं यहाँ जो है हरियाणा से, बसें आई हैं मध्य प्रदेश से, बसें आई हैं जो ले आकर के वो जो है यहाँ भीड़ जुटा करके किसी तरह इज्जत बचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए लड़ रही है अपनी इज्जत बचाने के लिए, कि किसी तरह हम लोग 100 सीट पार कर जाएं। न के वोट दे था, हम तो नहीं समझा था। पर कोई सर्वे में तो इस तरह का रिफ्लेक्शन नहीं है जो आप दावा कर रहे हो। आप देख लीजिएगा ना, देखिए जितना सर्वे है, आप बताइए दिल्ली का सर्वे आया तो पूर्ण बहुमत दिखा रहे थे लोग, और उसका हाल क्या हुआ? 3 सीट पाई भाजपा। बंगाल में 2/3 सीट का आया था सर्वे, वहां काल हुआ, ममता जी सरकार बना ली।
वही हाल यूपी में आ रहा है। देख, आपके दावों में कितना तथ्य है कि आप लोग सरकार बना लेंगे? कैसे, मुझे कन्विंस करिए आप और बताइए कि आप कैसे सरकार बनाएंगे। 100%। कैसे? अच्छा ये बताइए, देखिए यह प्रदेश पहले, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश हो गया है। यहां उत्तर प्रदेश में ये 12 से 22% पूर्वांचल में अकेले खाली राजभर है, और समाजवादी पार्टी जहां 4000, 6000, 5000, 2000, 8000 से हारी है। खाली हमारा वोट जोड़ लीजिए, प्रजापति का, पाल का, नाई का, गोड़ का, पासवान का, दुसाद का, धोबी का, धरिकार का, खरवार का, पटेल का, यादव का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, निषाद का, ये सब तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट दे रहे हैं। इनके क्या वोट देता? तो ये बताइए कि बीजेपी तो कह रही है हम राम को लाए हैं, तो ओम प्रकाश राजभर के किसको लेकर आए हैं? ऐसा है नहीं, 100% झूठ बोल रही। बताइए, भगवान राम को भाजपा वाले लाए हैं? ये कहिया का पैदा भैल हुए न ये पैदा भैल न जो 2014 में, अब भगवान राम आजू को पैदा हुए, ये भगवान राम के लिए आल हुए। ये 100% को सब झूठ बोलते हैं भाजपाई सब। आपको बीजेपी के हिंदुत्व पर भरोसा क्यों नहीं है? नकली हिंदू तो बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है, प्रेमचंद प्रजापति हिंदू नहीं है, रामसागर बिंद हिंदू नहीं है। हम लोग भी तो हिंदू हैं। नाई, गोड़, पाल, प्रजापति, कुम्हार, लोहारे हिंदू नहीं है। ये हिंदू कहां मानते हैं? जब हिस्सा देना होता है, जब नौकरी देना होता, रोजगार देना होता है, तब हम लोगों को हिंदू नहीं, तब जाति बताते हैं। वोट लेना होता तब हिंदू बताते हैं। तो अभी आपने क्या तैयारी, क्या सोचा फिर? 100% तैयारी हम लोगों ने बूथ स्तर तक कर लिया है। आप देखिएगा 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पहले तो कोई और गाना गाते थे आप, आजकल गाना बदल लिया है। कौन सा वाला? उत्तर प्रदेश में इनका काम नहीं, पिछड़ों ने कह दिया है। क्या? पहले वाला गाना था कि चल सन्यासी मंदिर में। पर केशव मौर्य तो दावा कर रहे हैं कि समाजवादी गठबंधन समाप्तवादी गठबंधन हो जाएगा। हाँ, चूंकि वो स्टूल पर बैठल ना, स्टूल मंत्री है ना, उनका वह औकात था ना कि योगी जी बैठेंगे सोफा पर, अपने लोगों को बैठाएंगे सोफा पर, इनको बैठाएंगे स्टूल पर। वो तने से खुश हैं। लतिया के इनके भगा दिए, सब वोट दिलाए थे, मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे ना, उत्तराखंड से लाकर के उत्तराखंडी को बैठा दिया, इनको शिखंडी बना दिया। ये शिखंडी बन के घूम रहे हैं। कुशवाहा, साग, सैनी, माली सब समझ गया है, ये खाली वोट दियावे वाला ठेकेदार बन गए हुन। इतना पारी तो पेट भर दिए सब कुशवाहा, साग, सैनी, माली या पिछड़ा समाज के लोग। ये अपन सीट बचावा इतने बहुत बा। पर आपके कैबिनेट कुलीग रहे, आपके डिप्टी सीएम रहे, आप ऐसी भाषा बोलते हैं उनके लिए? क्या बोलते हैं? जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। पिछड़ों के जो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, 27% पिछड़ों के अकेले ठेकेदार क्या ओम प्रकाश राजभर हैं? घोटाला हुआ, पिछड़ों के नेता तो केशव मौर्य भी हैं ना। ये सब पिछड़ों के नेता तो केशव मौर्य भी हैं। ये जो डिप्टी सीएम लोडर है कि नेता हैं ये सब? नहीं नहीं, ये लोडर हैं। ये लोडर हैं। जब पिछड़ों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, सुरपत्रवृत्ति नहीं मिली, तो ये क्यों नहीं बोले? ये जब शिक्षक भर्ती में घोटाला हो रहा था तो ये गांधी जी के 3 बंदर बन के क्यों बैठे थे? ये क्यों नहीं बोले इस बात को? ये खाली हुआ लोडर बने हुए हैं ये सब। ये पिछड़ों का हिस्सा लूटा जा रहा है, ये बोलते नहीं है। पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो रहा है, दलितों का आरक्षण खत्म हो रहा है, इस पे इनके जबान नहीं खुलती है। और वोट मांगने जा रहे हैं, के वोट दे इनके कहले पर। तो 6वें और 7वें चरण के लिए आपका प्रेडिक्शन क्या है? 100% हम लोग जीत रहे हैं। बोहनी ना हो इनका, लोगन का देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। असल में राजभर जी बड़े बिंदास अपनी तरीके से अपनी बात रखते हैं। बहनों भाइयों, कुछ बयान सुने आप, उसके बाद फिर मैं इस परिचर्चा में अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगा और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। दंगाई अपराधी माफिया को छोड़ दें, उनके समर्थकों को छोड़ दें, सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। दंगा नहीं,
और कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा निकालने वाली सरकार चाहिए। एक बीजेपी का प्रत्याशी तेल मालिश कर कर के वोट मांग रहा और माफी मांग रहा है। मैं इन बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम चाहे तेल मालिश कर लो, चाहे चंपी मालिश कर लेना, लेकिन यहां की जनता बीजेपी को माफ करने वाली नहीं है। एक दूसरी गाड़ी जिसमें मैं कभी नहीं बैठता हूं, वो काले रंग की थी, उसमें बैठ गया था और वो मेरा नंबर गाड़ी का 5000 जगजाहिर है, इसलिए उन्होंने 5000 नंबर की गाड़ी पर हमला किया, पूरी तरह तोड़ दिया। मेरे ड्राइवर के कान फट करके उसका कुछ हिस्सा बाहर भी हो गया। इस प्रकार की जो कृत्य है भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है। पार्टियों के नेताओं के मन में, उनके दिमाग में कुछ धारणाएं पैदा हुई कि जब चुनाव आएगा तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमें तो वोट मिलना ही है। अब जब हमें इस आधार पर वोट मिलना ही है तो फिर हमें काम करने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आनंद दुबे बीजेपी से हैं, धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी से हैं, दीपक मिश्रा गठबंधन के प्रवक्ता हैं पीएसपीएल से, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं और दो वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी और रंजीव जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में वीरेंद्र सिंह जी भी हमें इस डिबेट में सम्मिलित होंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। भाई आनंद दुबे जी, अभी ओम प्रकाश राजभर को आपने सुना होगा, उनके दावे के हिसाब से तो 6वें और 7वें चरण में आपके हाथ कुछ लग नहीं रहा। देखिए ब्रजेश जी, जब आप ओम प्रकाश जी से सवाल पूछ रहे थे तो मुझे लगातार जो है हंसी भी आ रही थी, शायद आप तक नहीं पहुंच पाई। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी जो है राजनीति में चीयर लीडर से ज्यादा कुछ मैं आपको बता दूं। और ओम प्रकाश राजभर जी के बयानों को आप सुनिए, वो कब क्या बोलते हैं, कब क्या नहीं बोलते। भी कुछ दिनों पहले की उठाइए, उन्होंने अखिलेश जी के बारे में क्या क्या बयान दिया, मुलायम सिंह यादव जी के बारे में क्या क्या दिया, यहां तक कह दिया था कि समाजवादी पार्टी को जो वोट देगा वो अपनी मां बहन, और कैसी कैसी शब्दों का इस्तेमाल किया था उन्होंने। आपको अच्छी तरह से याद होगा, वो पूरा वायरल हुआ। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में और ऐसे व्यक्ति अगर कोई बयान दे रहे तो मैं उसे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ। हाँ, उन्होंने एक चीज जरूर कहा था, एक गाना बताया था कि कौन सा गाना गाएंगे, तो मैं बता देता हूं कि 10 मार्च को ये लोग क्या कहेंगे कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की तरफ। तो 10 मार्च के बाद देखिए, दोनों चरण में सर्वाधिक सीटें आपकी हैं, 6वें और 7वें में, तो जाहिर सी बात है कि किला बचाने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी आपकी है, तो स्टेक सबसे बड़ा आपका है। आपकी पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर भी मैदान में इसी क्षेत्र में है। जी विजय जी, कल मैं देवरिया और गोरखपुर क्षेत्र में था, आज मैं मऊ जनपद में अपने गृह जनपद में हूं और सुबह से लगातार चुनाव प्रचार में था। अभी आपके डिबेट से 15 मिनट पहले ही मैं एक जगह आकर डिबेट कर रहा हूं और इसके बाद पुनः निकलूंगा। मैंने हर गांव में जाने के बाद, हर कास्ट में जाने के बाद यह महसूस किया कि इस बार का चुनाव जाति और पात पर नहीं, इस बार का चुनाव किसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर नहीं है। इस बार का चुनाव विकास का चुनाव है। इस बार जो 4 साल, 4.5 साल, 5 साल में हमारी सरकार ने तो ओम प्रकाश राजभर जी के दावे को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? ओम प्रकाश राजभर जी को ही मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं, उनके दावों की बात ही। अरे भाई, आपकी पार्टी के साथ थे, मिनिस्टर थे आपके यहाँ, आप कह रहे हैं गंभीरता से नहीं लेता। देखिए, वो हमारी पार्टी के साथ थे और अब हमारी पार्टी के साथ नहीं है। मैं आज की परिदृश्य में तो यही बात करूंगा। आज मैं राजभर बस्तियों में भी गया था और मैंने ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लिया। मैं उन शब्दों की बात नहीं कह सकता जो उन राजभर समाज के लोगों ने हमसे कहा। एक शब्द कहना, वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे वोट को बेचने का काम करते हैं, इनके ऊपर हमारे समाज में अब किसी को भी भरोसा नहीं। ओके आनंद जी, थैंक यू। मैं धर्मवीर चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी जी। 6वें और 7वें चरण में अगर हम 2017 का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपके हाथ कोई खास उपलब्धियां नहीं थी, तो बीएसपी अपने लिए इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं देखती है? ब्रजेश जी, ये जितने भी नेता घूम रहे हैं चुनाव में, अभी तो आप एक नेताजी का बता रहे थे, राजभर साहब का दिखा रहे थे, ये सब बहुजन समाज पार्टी
के पैदा किए हुए नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। मान्यवर साहब कहते थे कि ये फैक्ट्री है, यहाँ से लोग जो है माल तैयार होता है और कई बार निकल जाते हैं, लेकिन जो कारीगर हैं वो हमारे पास हैं। ये जो जनता है, जो नेता बनाती है जनता जनार्दन, ये बहुजन समाज पार्टी के पास है। पर ये फैक्ट्री बैंकरप्ट होने की स्थिति में आ गई है। चावल नहीं 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 नहीं, ये तो मीडिया, जो मीडिया है ना, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, वो मीडिया स्टेटमेंट देता है। ऐसा आप ना दें क्योंकि आप उससे बाहर हैं, आप तो अच्छे पत्रकार हैं, आपका चैनल निष्पक्ष चैनल है। ये गोदी मीडिया है, जो जिसे मैं बिका हुआ मीडिया कहता हूं ब्रजेश जी, तो वो ये बताता है। और मैं आपको बता दूं कि उसी गोदी मीडिया ने ये चलाया था कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी, लेकिन जब अमित शाह जी को ये समझ में आ गया कि हम हार रहे हैं और हमारा सुपड़ा साफ हो गया 4-5 चरणों में, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमसे ताकतवर तो बहुजन समाज पार्टी है, उनका वोट इंटैक्ट है। जो दलित समाज के लोग, जो सर्व समाज के लोग, जो किसान मजदूर बहुजन समाज पार्टी की नीति रीति में विश्वास करते हैं, बहन जी को अपना नेता मानते हैं, तो अमित शाह जी ने भी ये कहा कि उनका वोट उनके साथ है। मतलब उन्होंने एक तरह से नैतिक हार मानी है। और ये जो समाजवादी पार्टी है जी, ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये नेता नहीं, ये लीडर नहीं बनाते हैं, ये लैडर बनाते हैं, ये सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उनका लोडर आपका सिंह जी ने इस्तेमाल किया जी। थैंक यू। मैं दीपक मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर गठबंधन के प्रवक्ता दीपक मिश्रा को आमंत्रित करता हूं और राजभर साहब को ये लेटर बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद दीपक मिश्रा जी। जनता मुकाबला तो आमने सामने बीजेपी और आप लोगों का है। जब्त होने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि परफॉर्मेंस की चुनौती आपके गठबंधन के लिए है। इस क्षेत्र के वो कौन से मुद्दे हैं और आपको क्यों ऐसा लगता है कि जब बीजेपी का किला इतना मजबूत है तो वोट को आपको कैसे मिलेगा? देखिए, मैं अपने भाजपा प्रवक्ता के इस बात से अक्षरशः सहमत हूँ, मनसा वाचा कर्मणा सहमत हूँ कि इस बार धार्मिक जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है वो नहीं चला। जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं चला तो फिर तय है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हारेगी। ये कौन सा रिसर्च करके आए हो? अरे भाई, ये इन्होंने कहा है, वो तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बल पे तो जीतते हैं, इसीलिए इनकी भाषाएं आप देखिए। खैर, आप बड़े ध्यान से देखिए, भाजपा यह मान चुकी है कि पूर्वांचल में वह हार चुकी है, इसीलिए वह बसपा नेत्री की तारीफ के कसीदे पढ़ रही हैं। वरना जब वो बहुमत तो से आपको जीत बुरा रहे क्यों हैं, लगा अगर अमित शाह ने बीएसपी की तारीफ कर दी तो? इसलिए कि उनको पता है कि वो बहुमत के पासंग भी नहीं है। और पहला, दूसरा, तीसरे चरण में जो समाजवादी गठबंधन ने जो जीत का परचम लहराया है, यह चरण, मैं खुद स्वयं वहां से आया हूं, मेरा यह अनुभविक अध्ययन का निष्कर्ष है, यह चरण उस परचम को और सुरखरू करेगा। अब भगवा मुझे नहीं लगता कि अपना असर अच्छा, मैंने राजभर जी से सवाल पूछा था, आपसे भी वही सवाल दोहरा रहा हूं जी जी कि 60 के दशक से लेकर अब तक मंदिर उधर हारा नहीं है। देखिए, इस बार आप हराने का दावा कैसे कर सकते? देखिए, हारी तो इंदिरा गांधी जी भी नहीं थी, हारी न 77 में जी, हारे तो चौधरी चरण सिंह जैसे कद्दावर नेता भी नहीं थे, हारे ना। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर हारे उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं। नेक्स्ट राउंड में आपको अतिरिक्त समय दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। उमाशंकर जी, वैसे प्रियंका गांधी की रैलियों में और उनके रोड शोज में भीड़ तो आ रही है, विपक्ष के दो नेताओं में भीड़ है, अखिलेश यादव में तो अपवाद हैं वो, लेकिन जो दूसरे नंबर पर भीड़ किसी के अपोजिशन के लीडर में आ रही तो वो प्रियंका गांधी की आ रही। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही वो कांग्रेस के लिए बहुत इनकरेजिंग नहीं है। ब्रजेश जी, जब जनता आ रही है तो उसके रिजल्ट भी सकारात्मक होंगे, और क्यों ना हो। एकमात्र उत्तर प्रदेश की नेता प्रियंका गांधी ने योगी के अत्याचारों का सड़क पर उतरकर सामना किया। मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि याद कर लूं कि जब गोरखपुर में मनीष गुप्ता को योगी जी की पुलिस पीट पीट के मार डाली तो उस समय कोई नेता दिखाई नहीं दिया प्रियंका गांधी जी के अलावा। मैं फिर सोचता हूं सोनभद्र के उम्भा में जब आदिवासियों को गोलियां मारी गई और 10 लोग मर गए, शहीद हो गए अपने खेत को बचाने की लड़ाई में, मुझे विपक्ष का कोई नेता नहीं दिखाई दिया। ब्रजेश जी, आपके दर्शक तो भी मेरी बात को सुन रहे हैं। या बीजेपी से है? सुन तो लीजिए, एक तरफ अत्याचारी शासक था
जिसकी गोलियां बरस रही थी, जिसके शासन में पुलिस गैंगस्टर की तरह काम कर रहा था, और उससे लड़ने के लिए महज प्रियंका गांधी एकमात्र लीडर उत्तर प्रदेश में खड़ी थी, उम्भा से लेकर लखीमपुर तक। बाकी लोग दिखाई नहीं दिए। तो ये ब्लैडर हैं, ये लीडर, लोडर, ये लैडर, ये सब ब्लैडर हैं। फुटबॉल में जैसे ब्लैडर में हवा भरी जाती है और एक कांटा उनकी सारी हवा निकाल के उनकी हकीकत और खोखलेपन से सबको रूबरू करा देती है, यही तो स्थिति आपका है। दावा है कि विपक्ष खोखला है? मेरा दावा है कि प्रियंका गांधी जी में नेतृत्व की क्षमता है। नेता वही है जो अत्याचार के खिलाफ लड़ता है, जो अपने लोगों की रक्षा कर पाए, वो नेता है। लेकिन चुनाव जो तो नहीं छिप खड़ा हो पा कर रहा ना भाग आपका। जाए, बल्ले वो बल्ले कैसा आएंगे। नेता, कैसा लेकिन चुनाव आपका चढ़ नहीं पा रहा है। हमारा जो हकीकत चुनाव है उसका सामना कीजिए। नहीं, ये हकीकत, हमारा चुनाव चढ़ा हुआ है, जनता हमारे साथ है ब्रजेश जी। और आप समझिए, याद करिए, क्या आज महंगाई की बात भाजपा के लोग कर पाएंगे? क्या दाल और तेल की कीमत पर भाजपा के लोग बात कर पाएंगे? कब 200 सवा 200 रुपए का सरसों का तेल उत्तर प्रदेश की जनता ने खरीदा था? सांड योगी जी की पहचान बन गई है। योगी जी क्या लाए हैं? वहां लखीमपुर में थार लाए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में सांड लाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका उमा शंकर जी। गंगा में नेक्स्ट राउंड बहती आपको समय दूंगा, थोड़ा वक्त का गंगा अभाव में है, बहती मुझे बाकी लाशें मेहमानों तक पहुंच के उनकी कानून और ओपिनियन को शिक्षा लेना है। व्यवस्था की बहुत बहुत बलों को धन्यवाद आपका। बलात्कार करती उत्तर धन्यवाद। प्रदेश की नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी ओपिनियन को शामिल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रामदत्त त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं और पिछले 4 दशक से उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बहुत शुक्रिया आपका रामदत्त जी डिबेट ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मैं आपसे ये 6वें चरण के बारे में जानना चाहता हूं कि आपका एनालिसिस क्या कहता है, इशूज़ क्या हैं, कौन से मुद्दे हैं जो हावी हैं, क्या समीकरण चल रहा है, और पीछे के जो 5 फेज हुए हैं उससे क्या संकेत उभर कर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो जो छठा चरण है, ये वो इलाका है जो पूरा 84 से आप कह सकते हैं कि मंदिर बना मस्जिद की का जो आंदोलन रहा है उसका गढ़ रहा है। आडवाणी जी की रथ यात्रा, कार सेवकों का सारा, उसके साथ ही साथ लेकिन ये इलाका गरीबी का भी इलाका है, बाढ़ से पीड़ित का इलाका है। तो यहाँ पर जो मैंने जाके मुद्दे देखे हैं, मुझे जो समझ में आया है, एक तो सरकार के खिलाफ बहुत कारणों से नाराज़गी है। 5 साल की जो सरकार है यहाँ योगी जी की एंटी इनकम्बेंसी होती है। देखिए 2017 में अखिलेश यादव के खिलाफ थी, उसमें कोई अस्वाभाविक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के प्रवक्ता जी को कोई असहज होने की आवश्यकता होगी इस पर। तो एंटी इनकम्बेंसी है दोनों खिलाफ। जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस रहा है योगी जी का और जो मोदी जी की आर्थिक नीतियाँ रही हैं, चाहे नोटबंदी, चाहे लॉकडाउन, चाहे इसकी वजह से रोजगार चौपट हुआ, नौकरियां नहीं हैं, फिर भर्ती नहीं हुई, सरकारी भर्तियां सारी खाली पड़ी हुई हैं। एक और मुद्दा है कि जो 69,000 शिक्षकों में एक ऐसा इंप्रेशन गया है कि उसमें रिजर्वेशन का हक मारा गया है। दूसरा बड़ा मुद्दा है जो सरकारी कर्मचारियों में है कि वो पेंशन का है। करीब 13 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जिनका कहना है कि नई पेंशन में बहुत नुकसान है। 1 लाख सैलरी पर जो रिटायर होता है आदमी, उसको 4,000 पेंशन मिलती है, वो क्या करेगा 4,000 में? ये बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और खास करके जो राजस्थान सरकार ने इसको कर दिया है, तो अब उससे ये इंप्रेशन गया है कि ये डुएबल है, ये केवल हवाई वादा नहीं है, ये किया हो जा सकता सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो साँड़ों छुट्टा जानवरों का मुद्दा इतना गंभीर है कि आप, और इसने लोगों की लाइफ चौपट कर दी। खाली ये नहीं है कि अनाज और फसल चौपट हुई, रात रात भर लोगों को जागना पड़ता है, खेत में रहना पड़ता है। कई लोगों को साँड़ों ने मारा है, गायों ने मारा है, और इसके साथ एक नया ट्रेड भी शुरू हो गया। इसमें इलीगल ढंग से अब इलीगल ढंग से अभी भी गायें जा रही हैं, कट रही हैं, सांड जा रहे हैं, कट रहे हैं। वो पुलिस के संरक्षण में, सरकारी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में वो भी एक चालू हो गया। तो क्या बीजेपी का परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर है इस क्षेत्र में? जी देखिए, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ है कि जब पिछली बार सरकार आई 2017 में, तो बीजेपी ने गवर्नेंस और वेलफेयर के बजाय हिंदू राष्ट्र का जो अपना लक्ष्य था उस पर ध्यान दिया। तो लोगों ने ये देख लिया कि ये जो हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर देख लिया कि इसमें क्या होगा, दलितों के साथ क्या होगा, पिछड़ों के साथ, और किस तरह का जो ऑटोक्रेसी होगी कि मतलब, और डंडा कैसे, पुलिस राज जिसको कहते हैं ना,
तो इन सब से बहुत रिएक्शन है, वेलफेयर तो है नहीं। और कोरोना के टाइम पे भी आप देखिए कितना मिसमैनेजमेंट लखनऊ में भी हुआ, सब जगह हुआ। तो ये बहुत सारे दूसरे किसानों में बहुत नाराजगी। एक सेकंड, किसान, नौजवान और मुसलमान ये इकट्ठा हो गया है। अब इसका परिणाम बीजेपी कैसे बचा पाएगी इस किले को अपने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं रंजीव जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। रंजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे विश्लेषण जानना चाहता हूं कि पीछे 5 चरण जो हुए हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं। 6वां और 7वां चरण, ये हम लोग डीप ईस्ट यूपी और तराई का भी कुछ इलाका है। बीजेपी यहाँ बड़े बहुमत के साथ जीती थी, काफ़ी ज़्यादा सीटें बीजेपी को इन दोनों क्षेत्रों से हासिल हुई थी। आपका अनुमान क्या है कि इस बार के इशूज़ क्या हैं और बीजेपी के लिए क्या मुकाबला वैसा ही है 17 जैसा, या इस बार बहुत कठिन है? मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से का पहले जवाब दूंगा ब्रजेश जी। 17 जैसा तो बिल्कुल नहीं है। 17 में बहुत बड़ी लहर चली थी भाजपा की, वैसा तो कतई नहीं है। भाजपा को लगभग दोनों चरणों की 111 सीटों में हर मंडल, हर जिले में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पहला जो आपका सवाल था कि मुद्दे क्या हैं, देखिए मुद्दे बहुत साफ और स्पष्ट रूप से हो चुके हैं। मुफ्त अनाज जो मिल रहा है वो एक मुद्दा है, छुट्टा जानवर एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे हैं और इसी के आधार पर दोनों पक्षों की गोलबंदी। हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा? नहीं, हिंदू मुसलमान पर ये चुनाव न तो पहले चरण में बन पाया, ना 5वें चरण में हो पाया। और मेरा मानना है कि ये पहला चुनाव काफी टाइम के बाद मैं देख रहा हूँ कि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। बिल्कुल, पहला चुनाव में देख रहा हूँ। बिल्कुल आप साफ कर रहे हैं कि जो मंडल और मंडल बहुत सीनियर हो सकता है, इनके टाइम में रहा हो, लेकिन हम लोग के टाइम जब आए पत्रकारिता मैं सहमत हूँ आपसे। तो ये पहला चुनाव है। पिछले सारे चुनाव, यहाँ तक कि 19 तक का चुनाव जो 2 साल पहले हुआ था, वो चुनाव तक उसमें भी आप हिंदू मुसलमान बहुत पुख्ता तरीके से था। लेकिन ये चुनाव ऐसा है जिसमें मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, गठबंधनों का चुनाव हो रहा है, और आप समझ लीजिए कि जाति का चुनाव हो रहा है। इससे इनकार भले ही करें, हिंदू मुसलमान की बजाय जातिवाद चल रहा है। जातिवाद मैं नहीं कहूँगा इसको, शायद जातिवाद नहीं है। मैं आपके कार्यक्रम में पहले भी कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती ये सबसे बड़ी ये हो गई है कि 2 दशक में वो पहली बार सत्ता में रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ रही उत्तर प्रदेश में। उसने एक गठबंधन बनाया था 2017 में, कामयाब गठबंधन रहा। मंदिर आंदोलन के दौरान भाजपा को जितनी चुनावी कामयाबी नहीं मिली, उससे कहीं ज़्यादा कामयाबी इसलिए 2017 में मिल गई क्योंकि ओबीसी का एक बड़ा तबका उसके साथ चला गया। वही बात मुझे बताइए, अभी मैं आपकी मौजूदगी में ओम प्रकाश राजभर से बात कर रहा था जी, इतना कॉन्फिडेंस ये लोग कहाँ से लाते हैं और ये कितने बड़े फैक्टर हैं? नहीं, अब नेताओं को तो देखिए चुनाव में कॉन्फिडेंस दिखाना ही पड़ता है ब्रजेश जी, आप जानते हैं। कुछ अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था। हाँ, निश्चित रूप से वो कॉन्फिडेंस था। अब आप किसी भी पार्टी के नेता से पूछेंगे, वो तो यही कहेंगे कि हमारी सरकार बन रही, तो उस हिसाब से कॉन्फिडेंस में नेताओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो जो बात वो कह रहे थे, जिसकी व्याख्या वो करने की कोशिश कर रहे थे, देखिए पूर्वांचल की राजनीति ब्रजेश जी 2017 से बदली है। जब भारतीय जनता पार्टी को जो कामयाबी जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि पूर्वांचल में बड़ी कामयाबी 17 में मिली भारतीय जनता पार्टी को, उसमें इन छोटी जातियों का बड़ा वर्चस्व था। पूर्वांचल की राजनीति छोटे छोटे जाति समूहों के बड़ी आकांक्षाओं के आकार लेने का भी 2022 में और बड़े विस्तार, बड़े फलक पर दिख रहा है। दोनों पालों की तरफ से ये गठबंधनों की परीक्षा है। निषाद पार्टी भाजपा के साथ है, अनुसुईया पटेल का अपना दल भाजपा के साथ है। भी है मतलब राजनीतिक मैदान में, माफ कीजिए, उनकी माँ भी हैं। उनकी माँ भी दूसरे पाले में, उनकी माँ, उनकी बहन चुनाव लड़ रही है। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, अभी ओम प्रकाश राजभर आप बता ही रहे थे, गोंडवाना पार्टी, तो बड़ी पार्टियां जो हैं, जो एक सवाल और है आपसे जी, इस क्षेत्र में मोदी फैक्टर भी है बनारस। हाँ, निश्चित रूप से। उसको कैसे, वो तो ट्रम्प कार्ड है बीजेपी का। हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि 7 साल तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और जिस तरीके से हम लोगों ने 5 चरण के चुनाव देखे हैं, नरेंद्र मोदी न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा है। लेकिन जो चुनाव हम लोग देख रहे हैं, अगर हम इसको कांटे का चुनाव लगभग सारे लोग मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें ये मानना पड़ेगा कि जो अपील प्रधानमंत्री की 2 साल पहले तक भी थी, और विधानसभा का चुनाव होने के कारण विधानसभा के कई चुनावों में भाजपा विभिन्न राज्यों में हार चुकी है, इसके बावजूद कि नरेंद्र मोदी उन इलाकों में प्रचार करते रहे, मुझे लगता है कि उसका कुछ हद तक वो कुछ नीचे गया है। लेकिन बनारस का इलाका, जहां लगभग 50-55 घंटे का डेरा डालेंगे प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि बनारस वो गेम चेंजर हो सकता है, थोड़ा वो गेम चेंजर हो सकता है। आखिरी दम तक भाजपा इसकी कोशिश करेगी। जी, मैं आपको गोरखपुर मंडल ले चलता हूं। आजकल वीरेंद्र जी उधर भ्रमण पे हैं और गोरखपुर मंडल के अधिकांश महत्वपूर्ण इलाकों का दौरा कर रहे हैं।
और इस वक्त वो गोरखपुर शहर में मौजूद हैं। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। आप बताइए कि जहाँ छठवां चरण जहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या माहौल चल रहा है राजनीतिक रूप से उधर? देखिए, ये तो योगी की नगरी है और भगवा रंग में रंगी है। गोरखपुर योगी का गढ़ है। कई बार वो सांसद बने, अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी यहाँ पर पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदलेगी। लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का खाता गोरखपुर में खुलेगा। 9 सीटों में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, 3 सीटों पर भी जीत सकती है। आप ये देखिए कि अब ये चुनाव थोड़ा मारपीट की ओर भी जा रहा है। अभी देखिए, कुंडा में बवाल हुआ, अब फाजिल नगर में आज स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पे उनके साथियों पर हमला हुआ। इस समय पूरी प्रशासनिक मशीनरी चुनाव आयोग के हाथ में है, वो जैसा चाहे वो उसका इस्तेमाल करे। और इस तरह की घटनाएं जो शुरू हुई हैं वो दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। आप देखिए कि राणा साहब जो शामली वाले मंत्री थे, उन्होंने 40 बूथों पर पुनर्मतदान की मांग की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ आने पर शाहजहांपुर में एक मर्डर हुआ, कुंडा में बवाल हुआ, अब आज इधर गोरखपुर मंडल में हुआ। ये कुछ माहौल बदल रहा है। लेकिन देखिए ब्रजेश जी, यहाँ पर रैली में भीड़ जो जा रही है उस पर न जाइए। 400 रुपया आदमी का भोजन और 300 रुपया औरत और खाना, ये रैली में जाती है, ये अपना वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये रेट है, कोई ले जाए, चाहे सपा वाले ले जाए, चाहे भाजपा वाले ले जाए। भाई, हमारा देश भूखे लोगों का देश रहा, गरीबों का खाना के लिए बुला लो, सुबह साथ भी बैठा रहे, चाहे रात में खाना दो। इतना खलिहर है। नौजवान, रोजगार, ये सब मुद्दा चर्चा होती है। कहीं नुकसान आएगा, पूरा खेत चट डालत बा, रात भर घर में भैया सोए नहीं पाई थन, महुआ खेते में रखाई थे। और अच्छा, आप तो गांव में भी घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। मुझे यह दिलचस्पी नहीं है कि नेता क्या कह रहे हैं। मुझे आप बताइए बीरेन जी, और दर्शकों को बताइए जनता क्या कह रही है, उनके मुद्दे क्या हैं? देखिए, जनता या तो योगी के साथ है, मोदी के साथ है, या तो उनके खिलाफ है। लेकिन इस चुनाव में ब्रजेश जी, एक चीज से आप इनकार नहीं कर सकते कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से समा बांधा है, उन्होंने कांग्रेस के 400 सीटों पर लड़ाकर जो एक आधार तैयार किया है, वो 2024 के चुनाव में एक नया समीकरण बनाएगा, एक नया परिवर्तन दिखाई पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सियासत में। एक मिथक भी है कि कांग्रेस का नेतृत्व जब जब कोई महिला करती है तब तब कांग्रेस चमत्कार करती है। तो प्रियंका गांधी के इस संघर्ष से, इस प्रचार से शायद कांग्रेस के दिन बहुरने के लोग आपकी बातों से कुछ ऊर्जा उमा शंकर को मिल गई है। देखिए, ये मेरे मित्रों ने बात मुझे कई बार कहे, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। हम आप बैठकर यहाँ पूरे प्रदेश और देश का हिसाब किताब लगा सकते हैं जी, लेकिन जो ऊपर वाला है उसने सबका हिसाब किताब फिक्स कर रखा है। उसने सबको भेजा खाली हाथ है और ले भी जाएगा खाली हाथ। ये जो सत्ता की ताकत है जिसको पाने के लिए लोग छटपटा रहे हैं, ये सब जो कहते हैं ना कि वक्त का हर से गुलाम है, तो सबका अपना अपना वक्त चल रहा है। जो सरकार में 70 साल अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं जिस इलाके में आप भ्रमण कर रहे हैं? बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है वहां पे? देखिए, 2017 वाली लहर तो है नहीं कि नोटबंदी के बाद भी मोदी की आंधी में सब उड़ जाएं। और जिस तरह से चुनौती मिल रही है संपूर्ण विपक्ष में, अगर मायावती को छोड़ दिया जाए तो अखिलेश यादव संपूर्ण विपक्ष में एक तरह से कहा जाए कि एक बड़े लीडर हैं। और अभी वो ममता बनर्जी 3 तारीख को आ रही बनारस में, और वो अपने सारे सहयोगी दलों की एक रैली करने जा रहे हैं बनारस में, जिसमें राजभर भी होंगे, जयंत चौधरी भी होंगे। ये लड़ाई एकदम सीधी है। कहीं कहीं बसपा है, कुछ जगह पे कांग्रेस भी जीत जाएगी, लेकिन अधिकांश जगहों पर
उत्तर प्रदेश में भाजपा बनाम सपा की लड़ाई है। नौजवान वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो सरकार से नाराज है। लेकिन जो अच्छा, रामदत्त त्रिपाठी जी ने एक बात महत्वपूर्ण बैंक कही, है, आप चूंकि फील्ड में हैं तो उसको तस्दीक करिए। इनका कहना है कि किसान, नौजवान और मुसलमान ये बीजेपी की समस्या हैं। बिल्कुल, उसके साथ साथ हिंदू मुसलमान भी हैं और ये गाय जानवर ये सब भी हैं जी। देखिए, मुसलमान जो दिखता है इस पूरे चुनाव में कि जो बिहार में वो चूका था, उसने जो बंगाल में वोटिंग की, उस तरह से वो बीजेपी से नाराज है, यहाँ बीजेपी के खिलाफ एकजुट है और वो लगातार वोट करता आ रहा है क्योंकि उनके पोलिंग सेंटरों पर खूब भीड़ लगती है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो ये साफ है कि एंटी इनकम्बेंसी योगी सरकार झेल रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के जो अगुआ हैं, नेता हैं, योगी आदित्यनाथ, ये कितना मिलकर चमत्कार करेंगे ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी एक कठिन दौर में है और बीजेपी अपना पुराना इतिहास, वो तो कह रही कोनो तरह से बहुमत आ जाए, 325 को तो छोड़ो, 204, 5, 10, 20 तो आ जाए, वो इस स्तर पर भी आ गए हैं। जी अब ये तो जनता तय करेगी। जी देखिए, हम लोग कोरोना काल की बात करते हैं, अब ये जनता भूल गई। वो कहा था कि जिसके घर में मरा वो जाने, वोट तो मोदी और योगी को दिया जाएगा क्योंकि भाई हिंदुत्व की बात है। इस तरह की लोग बात करते हैं और एक वर्ग इतना बड़ा है जो अखिलेश यादव के आगे बीजेपी के हर कार्यक्रम में नेताओं से टकराने को तैयार है। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है और उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियां सरकार बनाएंगी, या तो बीजेपी बनाएगी या अखिलेश यादव बनाएंगे। जी, बात आती है कि हम जिस समाज में, वहाँ एक और चर्चा होनी चाहिए शिक्षा पर, लोगों की परेशानियों पर, अस्पताल पर, दवाई पर। ये सब गौड़ हो गए, खाली हिंदुत्व और जातिवाद हावी है और जाति के समीकरण में अखिलेश यादव बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। बहरहाल, जो लोग सत्ता में हैं उनके पास संसाधन है, ताकत है और उनको अहंकार भी हो जाता है। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि खुदा किसी को ऐसी खुदाई न दे जिसको अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, और खतावार समझेगी दुनिया तुम्हें अब इतनी ज़्यादा तू सफाई न दे, और गुलामी की को बरकत समझने लगे असीरों को ऐसी रिहाई न दे, और खुदा एक ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने और दिखाई न दे। सुन लिया उमाशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, गोरखपुर से अपना इनपुट उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, आज के मसले को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये है कि 5 चरण पूरे हो गए, अब 6वें की बारी है, ऐसे में अब तक किसके सपने पूरे हुए और किसके अधूरे। तो लक्ष्मण प्रसाद यादव लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी को संपूर्ण समर्थन मिल रहा है। तो महाराज सिंह लिखते हैं कि बीजेपी को 5वें चरण में ही बहुमत मिल चुका है। तो अमन राय लिखते हैं कि यूपी चुनाव में राष्ट्रवाद पर जातिवाद हावी हो गया है। मैं सीधे चलता हूं, मेरे साथ इस वक्त आनंद दुबे मौजूद हैं, मऊ से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, देखिए, एक मुद्दा निकल कर आया सबसे बात करने के बाद कि एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर और जातीय विघटन और जातियों का अलग होकर अपने अपने समूहों में चला जाना, ये आपके लिए बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं जितना घूम रहा हूँ अभी, रामदत्त त्रिपाठी जी को मैंने सुना, मुझे नहीं पता कि आखिरी काफी पिछले समय उन्होंने गांव में कब गए और कब गांव में लोगों से बातचीत हुई है, क्या हुई, मैं नहीं जानता। और जो उन्होंने बातें बताई, उनको पूरे 5 साल में या योगी सरकार को कोई पॉजिटिव चीज नहीं मिली, उन्होंने तमाम चीजें बताई। मैं वीरेंद्र जी को सुन रहा था, इतनी उम्र में भी रामदत्त जी, मैं आपको बताऊं, ये फील्ड में रहते हैं। नहीं, वो ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो फील्ड में रहते हैं या नहीं, लेकिन जो उन्होंने आकलन बताया उससे मैं सहमत नहीं था। यस, गो अहेड। पहली चीज। दूसरी चीज, ये बात आपने जो कही, मैं भी लगातार घूम रहा हूँ, मैं पश्चिम में भी रहा, मैं बुंदेलखंड में भी रहा, मैं कानपुर क्षेत्र में भी रहा, मैं अवध में भी रहा और इस समय पूर्वांचल में। मैंने कहीं भी इस बात को नहीं महसूस किया कि सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमानस में कोई नाराजगी। ये जरूर हो सकता है कि कहीं एक विधायक के खिलाफ
किसी एक मंत्री के खिलाफ जरूर लोगों में किसी बात को लेकर पर बीएसपी के धर्मवीर चौधरी का दावा है कि बीएसपी की ताकत देखकर आप लोग सरेंडर हैं खुद ही। सरकार के खिलाफ धर्मवीर चौधरी की भी तो बात कर लीजिए। और जिस तरह से एक बहुत बड़ा जिस चीज की चर्चा लोगों ने नहीं की, लॉ एंड ऑर्डर पूर्वांचल में, खासकर मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूं, मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं, यहाँ 2017 से पहले क्या स्थिति थी? बाजार में कोई ऐसा दुकानदार नहीं था जिससे वसूली नहीं होती। पीट कर मनीष गुप्ता को मार डाला। मकान बना लेता आराम से बात, उससे वसूली हो जाती थी। यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल के मास्टर तक से वहाँ के स्थानीय गुंडे जो चंदा वसूलते थे और फिरौती लेते थे। जी जी, सतीश द्विवेदी की बात कर लीजिए। ऐसा भी नहीं है। अलावा सतीश द्विवेदी एक से वन भाई बनना, एक करके एक रुक जाओ। उमाशंकर रुक जाओ, क्या किया? डिबेट मत खराब करो उमाशंकर, वरना मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी। उमाशंकर जी, मुझे आपके वक्त में अपनी बात कंप्लीट करें जल्दी जी। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बिना भेदभाव और बिना भ्रष्टाचार के 1 रुपया अगर किसी स्कीम का ऊपर से चला है तो वो लोगों के खातों में पहुंचा है। अगर किसान अच्छा, आपने भ्रष्टाचार पर बात कही, धर्मवीर चौधरी आपके भ्रष्टाचार का बता रहे हैं, हिसाब किताब लेके बैठे हैं। बताइए धर्मवीर जी, ये तो कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। ब्रिजेश जी, ये भ्रष्टाचारियों के साथ बलात्कारियों के भी पोषक हैं। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की अभी बात कर रहे थे, आज उत्तर प्रदेश में इनकी सांसद पिटी है, और ये जो मौर्य साहब घूम रहे थे ना बड़ी बड़ी बातें करते हुए, ये भी पिट रहे हैं। तो ये बीजेपी के लोग किसी मुंह से कहने लायक नहीं है, क्योंकि ये तो आनंद दुबे जी प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप शांत हो जाइए आनंद जी। जनता करहा रही है, और जनता करहा करके इनसे बदला लेगी, चाहे वो भ्रष्टाचारियों को हो, बलात्कारियों को हो, और जो पुलिस इनकी निरंकुश होकर के पीट रही थी नौजवानों को, बेरोजगारों को। अभी तो आप थोड़ी देर पहले अमित शाह का नाम लेके सर्टिफिकेट ले रहे थे, और अब बीजेपी को बलात्कारी भ्रष्टाचारी बता रहे हो। नहीं, मैं भाई ब्रजेश जी, ये उनकी हताशा थी, लेकिन जो कुशासन है वो तो खड़ा हुआ है ना इनके साथ में। ये राम को नहीं लाए, ये सांडों को लाए हैं, ये बलात्कारियों को लाए हैं, और ये चिन्मयानंद स्वामी जैसे सांडों को लेके आए हैं। ये उसके पोषक है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। और ये जो अखिलेश यादव बहुत बड़ी बड़ी बातें ये प्रवक्ता कर रहे थे, और अभी ब्रजेश भाई की बात भी मैं सुनना था, ब्रजेश भाई के ऊपर तो मुकदमा बीजेपी के लोगों ने ठुकवा रखे हैं। तो ये सरकार कैसे बनवा रहे हैं उनकी? इसका मतलब ये कहीं लाल टोपी की तरफ टर्न कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी की ताकत को कम समझ रहे हैं। मैं ब्रजेश भाई को और भारत समाचार चैनल को ये बता देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में ये जो संविधान को तोड़ने वाली ताकतें हैं, ये जो बेरोजगारों को मारने वाली ताकतें हैं, आपको सुनना चाहिए उनकी बात। मुसलमानों को सीढ़ी बना पत्रकार रहे हैं, मतलब इतना तो अपन मर्यादा रखें, ये नेस्तानाबूद हो जाएंगी। ऑलराइट, दीपक मिश्रा को आपकी बारी है। देखिए, अरे हमारे मेरा नाम ले रहे हैं, बोलो आप। देखिए, थैंक यू धर्मवीर जी, शुक्रिया धर्मवीर जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस दीपक गोयल, थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। यस दीपक गोयल, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं भाजपा के साथी को उद्धृत करते हुए कि अब मान भी लो चेहरे पे धूल है, आईने को दोष देना फिजूल है। जो भी सच बोल रहा है उसके खिलाफ ऐसी तलखी ठीक नहीं है। यह लोकतंत्र की मर्यादा का प्रहसन उठाना हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश ने गैर भाजपावाद के सूत्र को मूर्त रूप दे दिया है। जैसे गैर कांग्रेसवाद का सूत्र लोहिया जी का था, आज कांग्रेस कहीं नहीं है, वैसे ही अब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं नजर नहीं आएगी। इसके पीछे कारण क्या है मान्यवर? बस कारण बता दूं, भारत की प्रति व्यक्ति आय नया आंकड़ा है एकदम 1,49,232 रुपए, और पूर्वांचल की प्रति व्यक्ति आय 47,635 रुपए, जहां चुनाव हो रहा है। इतना अंतर कैसे? इनके शासनकाल में, मैं त्रिपाठी जी की प्रशंसा करता हूं, इन्होंने अपने अनुभव से जो बात कही, इनके शासनकाल में अरबपतियों की संख्या 222% बढ़ी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय त्रिपाठी जी की आड़ लेके अपने को क्यों 84% लोगों की आमदनी घटी है मान्यवर, तो 84% तो वोट नहीं देगा। थैंक यू, शुक्रिया। इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, 84% इनके खिलाफ है जिसकी आमदनी घटी है। बीरेन जी ने एक तो सर्टिफिकेट दे दिया कि लड़ तो रहे हो आप, लेकिन 22 के लिए नहीं, 24 के लिए।
देखिए, जो 22 में जीत कर आएंगे वो 24 में जीतेंगे और प्रियंका गांधी जी उसी राह पर हैं। ब्रजेश जी, बिल्कुल स्पष्ट और खुला हुआ चुनाव है। दो ताकतें उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगी। एक तरफ गुमराही गैंग है जिसमें ये सपा, बसपा, भाजपा, कोई धर्म, कोई जात, झूठ, फरेब सब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमराही ग्रुप है प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, जो अच्छा, इनका गैंग है और आपका ग्रुप है। आप जो उत्तर प्रदेश की ये गैंग चलाते हैं और आप ग्रुप चलाते हैं। गैंग ही तो है। जब दीपक जी प्लीज, मैं देखिए, ये गैंग ही तो है। ये धर्मवीर जी गलत कर रहे हो आप। धर्मवीर जी शांत हो जाओ। ये देखिए गैंग है। सुन लीजिए धर्मवीर जी, आपसे सर्टिफिकेट लेते हो अमित शाह से, डर जाते हो नरेंद्र दामोदर दास मोदी से, छिप के बैठ जाते हो घरों में, चाहे उम्भा में आदिवासी मारे जाए, चाहे हाथरस में दलित की बेटी मारी जाए। जो व्यक्ति संविधान को पढ़ेगा, आराम से बात करिए, एक एक करके, वन बाय वन। मायावती जी का चुनाव खत्म है, राजनीति खत्म है, समाजवादी पार्टी के पास लीडर नहीं है, थैंक यू, मुलायम सिंह जी जैसा जज्बा नहीं है। आज थोड़ा वक्त का अभाव है, आपको अपनी स्पीच रोकनी पड़ेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, राहुल गांधी जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों की आवाजें बंद करिए, शायद ना हो तो। ओके, रामदत्त त्रिपाठी जी, जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जैसे आपने अभी आनंद की भी बात सुनी, आनंद जी वेट करिए, आऊँगा अभी, वो बता रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आप फील तो कर रहे हो लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में है नहीं। मुझे लगता है कि आनंद जी बहुत ही भाग्यशाली हैं और बहुत ही मुझे लगता है कि इनका, अच्छा, सरप्राइजिंगली मैं बताऊं, आनंद पत्रकार रहे हैं दिल्ली में। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि इसीलिए बहुत भाग्यशाली हैं, और हो सकता है ये चुन के ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ इनको विरोध का सामना न करना पड़ता हो। नहीं तो सोनभद्र में उठक बैठक लगी, मनोज तिवारी हेलीकॉप्टर छोड़ के मोटरसाइकिल से गए, कम से कम 200 जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार, अरे यार उंगली मत उठाओ, हाँ, आप बोलो प्लीज, गो अहेड। 200 जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार और नेताओं को जो है वो दौड़ाया गया। तो अब आई डोंट नो ये किस बात का नाराजगी का प्रतीक है कि नहीं। क्या आपके पास फील्ड की जानकारी है उनका? दूसरा ये, एक सेकंड, नहीं, फील्ड की जानकारी हमको कहाँ है, हमारे ये देखें वीडियो प्रोग्राम मीडिया स्वराज के, तो इनको पता चलेगा। और हम, सुनिए आनंद भाई, हम और ब्रजेश दोनों एक जिले के एक गांव के अगले बगल रहने वाले हैं, और गाँव से हम हैं, को बाहर से नहीं आए हैं, लंदन से नहीं आए, बीबीसी लंदन काम करे तो ऐसे थोड़े कि हमारे गांव से कोनो रिश्ता नहीं आया। तो हम हो गांव आपका मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी एग्जिस्ट करती है? सुनिए, इनको जरा बता दें। और भ्रष्टाचार, आप मुझे 1-2 मंत्री का नाम बताओ जो जिसने पैसा न लूटा हो, और आप ही के दफ्तर में सिंगल विंडो खुला था, पैसा दो और सीधे दिल्ली जाता था, काम होता था। तो ये सब बात न करिए आप, इस समय स्वीकार करिए कि जनता की नाराजगी है, और उसमें आप जीत जाओ अलग बात है, लेकिन जनता की नाराजगी है, भ्रष्टाचार जम के हुआ है, भर्तियां हुई नहीं हैं, और ये और कानून में भी आप सुन लीजिए, ये बात आपकी सही है, मुझे भी लोग बताते हैं कि थोड़ा दबंगई गुंडाई कम हुई है, लेकिन उसकी जगह पुलिस ने ले ली है। पुलिस ने जितनी लूट हुई है, पुलिस जितना लखनऊ में भी लूट रही है, चिरैया वाले चाहे जितनी जल्दी चौकियों में सब पैसा ले रहे हैं, समझे, और कप्तानों की नियुक्ति में पैसा आपकी सरकार में चला है। तो ये सब जनता जानती है, हम लोग इसीलिए बैठते हैं कि सही बात करें। हमको रंजीव जी, गो अहेड, आपका एनालिसिस क्या कहता है? बहुत बहुत धन्यवाद रामदत्त जी, आपके पास 2 मिनट है सर। रंजीव जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि छठवें चरण में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मुकाबला किस प्रकार का होगा? देखिए, छठा चरण ये निर्णय करेगा ब्रजेश जी कि इस बार का चुनाव कौन जीतने जा रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ मतलब सरकार किसकी बनने जा रही है? हाँ, सरकार किसकी बनने जा रही है, इसमें जो निर्णायक रूप से लीड ले लेगा वो 7वें चरण में आगे रहेगा और चुनाव को निकाल लेगा। छठा चरण इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत मिले जुले इलाके हैं, जैसा कि आपने बताया तराई वाला भी कुछ इलाका है। हाँ, मतलब बलरामपुर से बलिया जोड़ लें तो गोरखपुर का इलाका है जहाँ योगी आदित्यनाथ का, आप चाहे विपक्ष माने या नहीं माने, एक हद तक प्रभाव रहेगा। अंबेडकर नगर जैसा जनपद है जो कभी बसपा का गढ़ होता था, आज उसके सारे नेता समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि छठे चरण में ये निर्णय हो जाएगा। अच्छा, इधर से राम अचल, राजभर, लालजी वर्मा भी लोग भी हैं, त्रिभुवन दत्त चले गए हैं, इसी दौर में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कभी बसपा में थे, और ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा अंबेडकर नगर के जो रहे राकेश पांडे का परिवार, वो सपा में चला गया है। तो बहुत बड़े बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनके प्रभाव क्षेत्र पार से वो हैं, हरिशंकर तिवारी का परिवार है। तो ब्रजेश जी, छठा चरण ये तय करेगा, क्योंकि 5वें चरण तक मुझे लगता है कि कांटे की लड़ाई थी। अगर जो भी आगे है
वो बहुत बड़े मत से या बड़े अंतर से आगे नहीं है। छठा चरण ये तय कर देगा कि चुनाव अंततः जीत करके सरकार कौन बनाने जा रहा है, इसलिए छठा चरण को मैं बहुत आर यू श्योर कि किसी प्रकार का कम्युनल पोलराइजेशन नहीं? मैं इससे बिल्कुल इनकार करता हूं। तो कोर इश्यूज पे चुनाव हो रहा है? माफ करिए, कोर इश्यूज पे चुनाव हो रहा है? नहीं, कोर सबने अपने अपने कोर मुद्दे तय कर लिए हैं। जनता के मन में महंगाई भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, कानून व्यवस्था भी मुद्दा है, छुट्टा जानवर भी मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा भी मुद्दा है। सबने अपने हिसाब से कोर मुद्दे तय कर लिए हैं और उसी के आधार पर मतदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव जी। यस आनंद जी, 20 सेकंड, गो अहेड। ब्रजेश जी, मैं रामदत्त जी को बस इतना बताना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने 10 वर्ष में जितनी नौकरी सरकारी नहीं दी है, उससे 1.5 गुना नौकरी हमने उत्तर प्रदेश में दी है। इसलिए बेरोजगारी के और रोजगार के आंकड़े मैं इनको बता दे रहा हूं। तीसरी चीज मैं ये बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी मंत्री ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और न ही हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगा है। क्योंकि अगर आरोप भ्रष्टाचार का होता तो चुनाव में मुद्दा यही होता, लेकिन ये हमारी सफलता है कि हम 5 साल सरकार चलाने के बाद भी किसी अपोजिशन की कोई बात बुरी नहीं लगी, लेकिन रामदत्त जी की बात बड़ी बुरी लग गई। नहीं, रामदत्त जी बिल्कुल विपक्ष के पैरोकार की तरह बात कर रहे हैं। मतलब इतने प्रवक्ता मिलकर जो काम किए वो ये अकेले कर गए। हमने देखा है विश्लेषक के रूप में चिड़िया नहीं सकते, इनके बातों पर सवाल उठाने। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त और अपनी महत्वपूर्ण विचार आप सबने इस डिबेट में प्रस्तुत किए। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और भारत समाचार की तरफ से अपील, वोट करने जरूर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।